नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम फिर से मेंस के लिए कौन से मेंस, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं। ठीक है, अगर मन हुआ तो 30 क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज 25-26 करेंगे। हालांकि 30 क्वेश्चन मान के चलना, यानी मेंस के लिए बेसिकली आपको मेंस का सेट करवाने वाला हूँ। आपको मैंने कहा था कि अब हिंदी अंग्रेजी दोनों में दूंगा, तो ये पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। 300 प्रश्न, और 300 प्रश्न एफकैट के हैं, सीडीएस के हैं, सीजीएल मेंस के हैं, सारे मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर ट्राई करें। दूसरी चीज़ कहनी थी कि 1 लाख पूरा करवाने के लिए थैंक यू, थैंक्स लॉट और थैंक्स अ टन कह सकते हो। और दूसरी चीज़, नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करो पेन कॉपी के साथ। कहा गया कि ये मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इफ द होल जर्नी टूक 5 hours 48 minutes द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखो ऐसे क्वेश्चंस शुरू के 14-15 क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं था, सारे एफकैट के और इन सब एग्जाम्स के सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हालांकि आपके प्री के लिए और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ दम है नहीं वास्तव में। कहा गया ए से बी तक 25 की चाल से जाता है। अगर ए से बी के बीच की दूरी ए हो तो 25 गया, 25 की स्पीड से गया ये, यानी कि a/25 समय इधर लग गया, और प्लस 4 के स्पीड से वापस आया। कहा गया वापस कितने स्पीड से आता है, 4 के, तो a/4 समय इधर लगा। और टोटल टाइम आपको दिया गया कितना लगता है, a/25 धन a/4 बराबर 5 घंटे 48 मिनट, यानी 5 सही 4/5 घंटे, यानी 29/5 घंटे का। बस बात खत्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर तो 20 आ जाएगा। क्यों? देखो 25 है प्लस 4 है, यानी 29 है बटे 100। कलर चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, तो 25×4 29 है बटे 100 इज इक्वल टू 29/5। तो ये आपका हो गया 29 से 29 कट गया, यानी a इज इक्वल टू 100/5 यानी 20 किलोमीटर। यानी कितने की यात्रा करता है वो, ए जाता है और ए आता है, यानी ए जाने में इतना समय लगा, ए आने में इतना समय लगा, टोटल समय इतना लगा। घंटे में हमने चेंज कर लिया, हमारा ए बराबर 20 किलोमीटर आ गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर्स अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स एंड पासेज अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 5 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। अच्छा, कहा गया कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म जब होता है तो 10 सेकंड में पार करती है, और खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ध्यान से देखिएगा कि अगर 5 सेकंड में पार करती है, किसको, खंबे को, आपको पता होगा किसी बिंदु की व्यक्ति या खंबे को जो पार करने में लगा चली गई दूरी होती है वो उसकी लंबाई के बराबर होती है, यानी एल दूरी इधर चली। और 200 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या सुरंग यानी कि टनल को पार करने में चली गई दूरी होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको पता है एल दूरी चलने में 5 सेकंड लगता है, एल प्लस 5 दूरी चलने में 10 सेकंड लगता है। ध्यान से देखिएगा, यानी एल प्लस पी को हम लिख सकते हैं एल प्लस पी की जगह पे 200, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, तो एल प्लस 200 को चलने में 10 सेकंड लगता है और एल को चलने में 5 सेकंड। यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि सर पहले तो 5 सेकंड लग रहा था, अभी 10 सेकंड लगने लगा। क्यों 5 सेकंड बढ़ा, कितना सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो दूरी कितना चल रही है, पहले एल चलती थी, अब एल प्लस 200, यानी 200 मीटर दूरी चलती है। ये जो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है उसमें 200 मीटर चलती है, यानी स्पीड हो जाएगी 200 मीटर चलती है 5 सेकंड में, यानी 40 मीटर पर सेकंड। या हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें अगर इसको, तो 40 गुणे 18/5 कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा कितना, 18/5 करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी 18 8 144 किलोमीटर प्रति घंटे, 144 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाई 20% ड्यू टू फेस्टिव सीजन, टू कीप द एक्सपेंसेस सेम बाई व्हाट परसेंट द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड। कहा गया कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी कि पहले 5 था तो अभी 6 हो जाता है। कहा गया कितना कमी की जाए, यानी यूजेज में, यानी यूज में क्या कहते हैं, उपभोग में कितने की कमी की जाए ताकि हमारा जो खर्च है वो बराबर रहे। अब 5 और 6 का एलसीएम, यानी कि टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, यानी कि 30, और इसी को मान लीजिए कि टोटल खर्चा 30 रुपये का आता था। अगर 5 रुपये में चीनी मिलती थी तो 30 रुपये में कितना किलोग्राम मिलती रही होगी, 6 kg। और अभी 6 रुपये में चीनी हो गई, 30 रुपये में ही लेनी है, यानी 5 kg अब ले सकते हैं।
यानी हमने पहले 6 kg यूज किया जब सस्ता था, अभी 5 kg यूज कर रहे हैं, यानी कितने की कमी कर रहे हैं, 1 kg की। तो परसेंट में 6 kg पहले यूज कर रहे थे, अब 1 kg कम कर दिए, यानी कि परसेंट में कितने की कमी हुई, 1/6 को भिन्न में लिखते हैं 16 सही 2/3%। कोई दम नहीं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 16 सही 2/3%। ये भी देख लो, कहा गया एज सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी विच इज 15% लोअर देन सी सैलरी, बाई हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन एज सैलरी। कहा गया कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% कम है, जो कि सी की सैलरी से 15% कम है। कहा गया, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी, यहाँ पे लिखिए सी। कहा गया मेरे भाई कि ए जो बी की सैलरी है वो 15% कम है सी की सैलरी से, यानी सी की सैलरी अगर 100 होती तो बी की सैलरी 85 होती। और कहा गया ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से 20% कम है, यानी 85 से 17 कम है, यानी कि ये 68 है। तो कहा गया कि सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अब आपको पता है ए की आय है 68, सी की आय है 100, तो कितना ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है। तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 32/68 गुणे 100 कर देंगे, तो ये 4 8 32, 4 17 68, यानी कि आपका हो गया 800/17%, यानी कि आप कह सकते हैं 17 चौको 68, 17 सत्ते 119, यानी 47.05% हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द एवरेज वेट ऑफ 5 men इज इंक्रीज्ड बाई 2 kg व्हेन वन ऑफ द मैन whose weight is 60 kg is replaced by a new man, the weight of the new man is। FCAT का क्वेश्चन ये भी है। कहा गया कि 5 आदमियों का एवरेज वेट जो था वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति निकाल के दूसरा व्यक्ति ले आया जाता है। तो कहा गया कि नए आदमी का वेट कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कितने लोगों का वेट एवरेज बढ़ता है, 2 किलोग्राम, 5 लोगों का। 5 लोगों का एवरेज वेट 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। और कितने केजी का आदमी प्रति स्थापित किया जाता है, 60 केजी का। हम मान लेते हैं, देखो इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि 2 किलोग्राम 5 पे बढ़ा, यानी 10 केजी एक्स्ट्रा था, और 60 केजी का व्यक्ति निकला है और 10 केजी इससे ज़्यादा रहा होगा तभी सबका बढ़ा, यानी 70 केजी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, 5 व्यक्तियों का औसत आप मान लीजिए एक्स था। अगर औसत x था तो कुल वेट कितना रहा होगा, 5x। अब इसमें से कहा गया 60 किलोग्राम का एक आदमी निकाल लिया जाता है और एक नया आदमी जोड़ा जाता है, यानी अब कुल वेट हो गया इतना। और अगर एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो, और ये एवरेज कहा गया कि अब जो है वो x से 2 बढ़ जाता है, यानी अभी एवरेज हो गया x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, यानी ये हो गया 5x - 60 + y = 5x + 10, यानी कि 5x कट गया, यानी y = 10 + 60, यानी कि 70 kg। यानी कितने किलोग्राम का व्यक्ति घुसता है, 70 किलोग्राम का आ जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, B and C कैन डू इट इन 24 days, A and C कैन डू इट इन 36 days। कहा गया इन हाउ मेनी डेज B alone कैन फिनिश द वर्क। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। देखो 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लो, जो कि आ जाएगा 144, 24 या 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 हो जाएगा एलसीएम, यानी 72 एलसीएम हो गया। और मान लो इतने यूनिट टोटल वर्क है। अब अगर ए और बी मिलके 18 दिन में 72 यूनिट करते हैं तो हम कह सकते हैं ए और बी मिलके 4 यूनिट पर डे करते होंगे। ऐसे बी और सी मिलके 24 दिन में पूरा करते हैं, यानी बी और सी एक दिन में 3 यूनिट करते होंगे। और ए और सी मिलके 36 दिन में करते हैं, यानी ए और सी मिलके एक दिन में 2 यूनिट करते होंगे। अब सबको जोड़ दो तो ए + ए यानी 2a + b + b 2b + c + c 2c बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9, यानी हम कह सकते हैं a + b + c बराबर आ जाएगा 4.5 यूनिट, ठीक है। यानी तीनों मिलके 4.5 यूनिट करते हैं। अब आपसे कहा गया बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। आपको पता है कि बी का अगर एक दिन का कार्य पता चल जाए तो आप कहेंगे आसानी से निकाल सकते हैं 72 यूनिट कितने दिन में करेगा। आपको पता है ए और सी मिलके 2 यूनिट करते हैं, ए बी सी तीनों मिलके 4.5 यूनिट करते हैं, यानी इसमें बढ़ा कौन, बी बढ़ने से कितना यूनिट बढ़ा, 2.5 यूनिट, यानी बी एक दिन में करता है 2.5 यूनिट। अगर बी एक दिन में 2.5 यूनिट करता है तो 72 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 72/2.5 को लिख सकते हैं 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 144/5, यानी आप कह सकते हैं 28 सही 4/5 दिन लगने वाले हैं। कुछ दम था, कुछ भी दम नहीं था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जैसे पिछला वाला था। कहा गया ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। आपको डेज दिखे तुरंत एलसीएम निकालो, 20 30 60 का एलसीएम हो गया 60, यानी 60 यूनिट टोटल कार्य मान लो। यानी ए 20 दिन में 60 यूनिट, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट, बी 30 दिन में 60 यूनिट, यानी एक दिन में 2 यूनिट, और सी 60 दिन में 60 यूनिट, यानी एक दिन में 1 यूनिट करता है।
अब कहा गया कि इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। यानी कहा गया कि ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, सॉरी अकेले नहीं, ए पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है अगर हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करें। अब समझिएगा, देखो पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा, और तीसरे दिन ए की सहायता में बी और सी तीनों आ जाएंगे, मतलब दोनों आ जाएंगे, यानी तीनों लोग तीसरे दिन कार्य करें। यानी हम अगर निकालें कि 1 2 3, यानी पहले 3 दिन में कितने यूनिट कार्य हुआ, तो आप कहेंगे पहले दिन ए करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन ए करेगा 3 यूनिट, और तीसरे दिन तीनों मिलके 6 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं 3 दिन में 3 3 6 6 12 यूनिट, यानी 3 दिन में 12 यूनिट कार्य होता है। 12 यूनिट कार्य होने के लिए 3 दिन लगते हैं, तो 60 यूनिट होने के लिए यानी 12 का 5 गुना इधर हुआ तो 3 का 5 गुना इधर हो जाएगा, यानी 15 डेज लगेंगे। समझ में आ गया? यानी आपसे अगर कहा जाए कि 12 यूनिट होने में कितने दिन लगते हैं, 12 यूनिट होने में 3 दिन लगते हैं, तो 60 यूनिट होने में 12 का 5 गुना 60 यूनिट हो गया, तो 3 का 5 गुना यानी 15 दिन लगने वाले हैं। काम खत्म। इस प्रश्न में तो बिल्कुल कोई दम नहीं है। प्रश्न देखिएगा और प्रश्न को भाव बिल्कुल मत दीजिए। कहा गया ये मैन कैन रोज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में उसकी चाल जो है, नाव की चाल आपको दिया गया 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। कहा गया एंड फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच एज टू रो अप देन एज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर। कहा गया कि अगर वो धारा के विपरीत जाता है तो उसको 3 गुना समय लगता है अगर वही दूरी वो धारा की दिशा में तय करे। अच्छा, 3 गुना समय क्यों लगता होगा? क्योंकि चाल जो है वो 1/3 होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर नाव की चाल तो आपको 9 दी गई, यानी नाव की चाल अगर 9 रही हो, धारा की चाल x रही हो, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 9 + x, और धारा के विपरीत दिशा में 9 - x। और आपसे कहा गया चूंकि 3 गुना समय लगता है, यानी चाल 3 गुनी होगी, आपसे कहा गया कि धारा के विपरीत जाने में उसे 3 गुना समय लगता है, तो हम कह सकते हैं कि जो धारा की दिशा में चाल होगी वो धारा के विपरीत दिशा में चाल की 3 गुनी होगी, यानी 9 + x = 3 टाइम्स ऑफ 9 - x। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 27 - 9 = 4x, यानी आप कह सकते हैं कि 18 = 4x, यानी x = 4.5। और x है क्या? x है आपकी धारा की चाल, जो कि आ कितनी गई, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ आ गया? तो इस प्रश्न में क्या था मेरे भाई? आप लोग कहते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में सबसे कठिन बोट एंड स्ट्रीम। कुछ भी नहीं है, रेस भी कठिन नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट भी कठिन नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट लगाइए, बाकी सोल्यूशन आपका। अगला प्रश्न आपका सीजीएल मेंस का है। कहा गया x⁴ - 1442 x⁴ + 1 = 0, तो x - 1/x की वैल्यू निकालिए। देखिएगा, आप क्या काम करिए, x⁴ और +1 बराबर लिख लीजिए 1442 x⁴ से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपको मिल जाएगा x⁴ + 1/x⁴ = 1442। अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता होगा कि अगर x⁴ + 1/x⁴ बराबर इतना है, तो यहाँ से हमारा x² + 1/x² बराबर हो जाएगा √ में। अगर ये k होता तो √k+2 होता है, यानी 1442 + 2 यानी 1444। और 1444 किसका स्क्वायर होता है, 38 का, यानी आपका आ गया x² + 1/x² बराबर 38। अब आपको एक चीज़ और पता होगा मेरे भाई, अगर x² + 1/x² 38 है, तो यहाँ से हमारा x - 1/x बराबर होता है √ में। अगर ये m होता तो x - 1/x = हो जाएगा √ में m - 2, यानी 38 - 2 यानी कि 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। ये सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है और ये कैट में बहुत पहले पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत पुराना है कैट का, इस वजह से इस बार आपके सीजीएल में पूछ लिया गया था। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, कहा गया इफ ए सम बिकम्स डबल इन 16 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी इन 8 ईयर्स। कहा गया कि अगर 16 गुना हो जाता है कितने सालों में, मतलब 16 साल में 2 गुना हो जाता है, और आपको ये नहीं दिया गया कि किस ब्याज। अगर कहीं पे कंपाउंड नहीं मेंशन्ड है तो आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट लेना होगा, यानी x से 2x हो गया, यानी कि 100% बढ़ गया। कितने सालों में, 16 सालों में। ये जो 100% बढ़ा ये क्या होगा, ये ब्याज होगा, यानी 16 साल का ब्याज 100% है, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100/16, यानी कि आपका हो जाएगा 6.25%। 1 साल का ब्याज 6.25%। अब आपसे पूछा गया 8 साल में, अगर 1 साल में 6.25% मिलता है तो 8 साल में 8 × 6.25 यानी 50% मिलेगा।
हमारा धन ऑलरेडी 100% है, 50% अगर ब्याज मिल जाएगा तो 150% हो जाएगा, और 150% को कितना गुना कहते हैं? 1.5 गुना। समझ आ रहा है ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी प्रश्न देख लीजिए, ब्याज का है। कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम्स 926.10। कहा गया कि 800 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पे इन्वेस्ट करने पे कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। अब देखिए, अगर 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक अगर हम रेट निकालें तो 5% हो जाएगा। यानी आपको प्रिंसिपल पता है, यहाँ पे पी पता है, यहाँ पे ए पता है, आपको आर पता है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए सीधे सीधे फार्मूले में। आपने पढ़ा होगा ए यानी 926.10 अपान पी 800 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस आर 5/100 के पावर एन। एन जहाँ पे क्या है? कितनी छमाही। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, ये काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, यानी आपका लिखा 21/20 का होल क्यूब, क्योंकि 9261 किसका क्यूब होता है? यानी 9261 इज अ क्यूब ऑफ 21, और 8000 किसका क्यूब होता है? 20 का क्यूब होता है। ये इज इक्वल टू आपका हो गया 1 प्लस 5/100 यानी 1 प्लस 1/20 यानी 21/20 21/20 के पावर एन। अगर एक मैं आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि अगर a पावर b बराबर a पावर c तो आप कहेंगे पावर इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर n, यानी n बराबर आ गया 3। और चूंकि आपने रेट माना था छमाही, यानी कि n इज इक्वल टू आ गया 3 हाफ ईयर्स। 3 हाफ ईयर्स को क्या कह सकते हैं? 1.5 ईयर। अरे 3 छमाही को यानी 3 हाफ ईयर को क्या कहेंगे? 1/2 मतलब सॉरी 1.5 ईयर कहेंगे। 3/2 साल को 1.5 ईयर कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रिक से करवाऊंगा, बेसिक आपको पता होगा। कहा गया एक कोई टीबी, 2 टीबी, एक को 15% लॉस पे और दूसरे को 15% प्रॉफिट पे सेम विक्रय मूल्य पे बेचता है, तो उसका टोटल लॉस या गेन परसेंटेज क्या होगा। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक को 15% लाभ पे बेचता है उतने रुपए में, एक को 15% हानि पे उतने रुपए में बेचता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या होता है? लॉस होता है, और लॉस परसेंटेज बराबर होता है जो, अगर इसको x मान लिया जाए कि x रुपये लाभ, x% लाभ और x% हानि पे बेचने पे समान विक्रय मूल्य मिलता है, तो l बराबर होता है x²/100, यानी लॉस परसेंटेज बराबर होता है x²/100, यानी x की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225/100, यानी कि आपका हो जाएगा 2.25%। क्या? लॉस, यानी 2.25% का उसका लॉस होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी वस्तु को, मतलब कोई व्यक्ति 2 वस्तुएं, एक को x% लाभ पे दूसरे को x% हानि पे बेच के समान विक्रय मूल्य में बेचता है, तो आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट उसका लॉस होगा, और कितने परसेंट का होगा? x²/100% का। ये ट्रिक मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन आज यूज कर दिया, पता नहीं क्यों मन में आया। अब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है तो अब ऐसे कर लेंगे। देखो अब यहाँ से डिटेल में करेंगे। कहा गया संख्या 2 × 3 × 5 × 7 × 11 एंड +1 कैसी संख्या है? आपसे ऑप्शन दिया गया प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम बट पावर ऑफ अ प्राइम, नॉट अ पावर ऑफ प्राइम बट अ कंपोजिट इवन नंबर, नॉट अ पावर ऑफ प्राइम बट अ कंपोजिट ऑड नंबर। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं 2 × 3 × 5 × 7 × 11, तो आपको पता है किसी संख्या को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो इवन नंबर मिल जाती है, यानी दिस वन इज योर इवन नंबर। और इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दिया जाएगा तो वो ऑड नंबर मिल जाएगा, यानी ये ऑड नंबर हो गया। अब अगर ये ऑड नंबर हो गया तो ये इवन नंबर हो ही नहीं सकता, तो सी ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, ऑड नंबर तो हो गया। अब ये देखना है कि ये संख्या है कितनी, तो आप कहेंगे 2 × 3 = 6 × 5 = 30 7 210 और उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 2311। हमारी संख्या कितनी मिल गई, यानी नंबर कितनी मिल गई? 2311। अब आपको पता होगा कि 2311 क्या 2 से कट रही है? नहीं, क्योंकि ये ऑड है। 3 से कट रही है, अगर ये संख्या 3 से कटती तो ये रिमाइंडर 1 ना देती, यानी 3 से भी नहीं कट रही। इसको 3 से डिवाइड करिए तो इतना पार्ट तो 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा। 1 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 5 नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर फिर 1 आ जाएगा। 7 नहीं कट रहा है। 11 और 9 से नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 3 ही है। अच्छा 11 नहीं कट रहा है क्योंकि 11 से देखिए 11 से, अच्छा 9 से चेक कर लीजिए एक बार। अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। 9 से कटना चाहिए तो 2 3 5 2 7, ये 9 से नहीं कट रहा है। 11 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आ जाएगा, यानी आपने देखा ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 7 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है।
अब आपको थोड़ा सा तो कम प्राइम नंबर की तरफ झुकना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि क्या 2311 का कोई फैक्टर है? तो मुझे तो जैसे पता है क्या कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन किया है। तो 2311 प्राइम नंबर है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। हालांकि ये प्राइम नंबर है, इसके केवल दो फैक्टर होंगे, दो पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, एक 1 एक 2 3 1 1। तो ये कैसी नंबर है? एक प्राइम नंबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से थोड़ा सा वो मिल गया होगा कि अगर हम कुछ क्रमागत प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम कुछ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसमें हम 1 ऐड कर दें, ठीक है, शुरू से लेके 2 से स्टार्ट करके सारी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें, तो हमें कैसी नंबर मिलेगी? प्राइम नंबर। बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। ठीक है, अब अगर मैं 13 से भी मल्टीप्लाई कर देता तो भी ये प्राइम नंबर ही होती। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एमंग दीज नंबर्स। अच्छा, अब अगर आपको लार्जेस्ट निकालना है तो आप सबसे पहले या तो पावर इक्वल करो या तो बेस इक्वल करो। तो हम पावर इक्वल करने जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया 2222 का स्क्वायर यानी 2222 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 222 का स्क्वायर और का होल पावर, या इसके पावर 11 कर लीजिए, का होल पावर 2 लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों में तुलना करनी है तो आपको पता है 222 का स्क्वायर ही 2222 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये नंबर तो ग्रेटेस्ट है ही नहीं। समझ आ गया? अब इसमें और इसमें तुलना करिए। अब आप देखिए ये 22 के पावर और 222 को क्या लिख सकते हैं? 22 के पावर 222 को क्या लिख सकते हैं? 22 के पावर 111 और के पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाऊं, सर मैं कह दूं कि 22 के पावर 111 को लिख लीजिए 22 के पावर कितना? 22 के पावर 2 और के पावर 55 इंटू 22 लिख लीजिए। अरे 22 के पावर 2 इंटू 55 मतलब 22 के पावर 2 के पावर 55, तो 22 के पावर 110 और इंटू 22 यानी 22 के पावर 111, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आप देखिए 22 का स्क्वायर 484 और 484 222 से बड़ा है और इसके पावर भी बड़ा है। देखिए यहाँ पे 484 के पावर 55 दिया गया है। आपको पता है बेस भी बड़ा पावर भी बड़ी, तो कौन सी संख्या बड़ी? यानी ये वाली भी ग्रेटेस्ट नहीं बची। अब आपके पास बची हैं ये दोनों नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स में अगर आपको तुलना करनी है तो आप लिखिए, देखो यहाँ पे 22 के पावर 2222 है और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसको लिख लीजिए 2 के पावर 10 के पावर 222 और इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अरे 2 के पावर 10 के पावर 222 यानी 2 के पावर 2220 और 2 और हो जाएगा तो 2 के पावर 2222 हो जाए। अब 2 के पावर 10 कितना होता है? आपको पता होगा कि 2 के पावर 5 होता है 32। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024, यानी ये 1024 के पावर 1022 है। इधर 22 के पावर यहाँ पे 1024 के पावर 222 है, यहाँ पे केवल 22 के पावर 222 है, यानी ये भी ग्रेटेस्ट नहीं होगा। यानी आपका कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा? 2 के पावर 2222। तो आपका करेक्ट कौन सा हो गया? 2 के पावर 2222। गॉट इट? ये क्वेश्चन देखिए मैंने शेयर भी किया था अपने कम्युनिटी में। कहा गया यदि संख्या इसके अंकों का योगफल जहां n एक धन पूर्णांक है 3798 के बराबर है तो n का मान क्या है? अच्छा आपको पता होगा कि n की जो भी वैल्यू हो, n बराबर 1 रखेंगे तो इस संख्या का मान कितना मिलेगा? 9। n बराबर 2 रखेंगे तो 9 9, n बराबर 3 रखेंगे तो 9 9 9। ऐसे अगर हम n रखेंगे यानी जितनी बार आपको पता है जितना n की वैल्यू रखते हैं उतनी बार 9 आता है। तो अगर हम n रखते हैं तो हम कहेंगे ये संख्या हो जाएगी 9999 डॉट 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 n टाइम्स। ये तो कहेंगे कितनी बार आएगा? n बार आएगा। अब आपसे कहा गया सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 4 बार यहाँ, ऐसे ऐसे करके n बार। तो 9 को अगर 1 बार जोड़ेंगे 9 गुणे 1, 2 बार जोड़ेंगे 9 गुणे 2, ऐसे n बार जोड़ेंगे तो इसका सम ऑफ डिजिट हो गया 9n और ये बराबर दिया गया है 3798। 9 से काटिए तो 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 422। समझ आ गया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 422। अगला बहुत ही सुरीला सा प्रश्न देखिए, कैलकुलेटिव प्रश्न है। कहा गया a बाई बी इज इक्वल टू 1/3, b बाई सी इज इक्वल टू 2, c बाई डी इज इक्वल टू 1/2, d बाई ई इज इक्वल टू 3, e बाई एफ इज इक्वल टू 1/4। तो आपसे वैल्यू पूछी गई ए बी सी अपॉन डी ई एफ। अच्छा अब आप यहाँ से एक काम करिए, आप यहाँ पे e को 1 मान लीजिए, f को 4 मान लीजिए। हमने मान लिया e बराबर 1, f बराबर 4। ठीक है, हमारा लास्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम इसमें e बराबर 1 रखेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? अरे d बटे 1 बराबर 3, तो d बराबर 3 हो गया। d बराबर 3 यहाँ पे रखेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। c बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। c बराबर 3/2 यहाँ पे रखेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? 3। b बराबर 3 अगर हो गया तो यहाँ से a बराबर मिल जाएगा 1।
हमने क्या किया, एक वैल्यू पुट कर ली। आप रेशियो वाली मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ई बराबर 1 एफ बराबर 4 हमने पुट किया, हमारा आंसर आ रहा है, बात खत्म हो गई। अब आपसे कहा गया ए बी सी यानी 1 × 3 × 3/2 और बटे डी ई एफ यानी 3 4 1 3 4 1। तो 3 से 3 कट गया यानी ये आपका हो गया 3/2/4, 2 और 4 का गुणा यानी 3/8 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया। हमने क्या किया, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। शायद ये मेथड आपने नहीं देखी हो या ना पढ़ी हो, और हो सकता है पढ़ी भी हो। हमने क्या किया, ई बाई एफ को ई के 1 वैल्यू रख दी, एफ की 4 वैल्यू रख दी। अब उसके बाद ई की वैल्यू आ गई तो ई की यहाँ रखें, फिर डी यहाँ से निकल आएगा, डी की यहाँ रखेंगे, सी निकल आएगा, सी की यहाँ रखेंगे, बी निकल आएगा, और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए निकल आएगा। फिर सबकी वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर। प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ x प्लस के इज द HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, आपको दिया गया कि इस नंबर और इस नंबर का HCF x प्लस के है। आप अगर x² + 5x + 6 को फैक्टराइज करें तो आपको मिलेगा क्या, x + 2 × x + 3। क्योंकि देखिए क्या मिल जाएगा, अरे 6 के 2 ऐसे फैक्टर करिए यानी 6 के 2 ऐसे फैक्टर करिए जिनको ऐड करने पे कितना है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। सिमिलरली अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3। 15 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे 8 है, तो 3 और 5 यानी x + 3 x + 5। अब इन दोनों नंबर्स का कहा गया HCF इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, x + 3 दोनों में आ रहा है तो इसका HCF हो गया x + 3, और ये बराबर दिया गया है x + k के। अगर x + 3 x + k के बराबर है तो आप कहेंगे k बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 1/a टू द पावर m - n - 1 प्लस 1/a टू द पावर n - m - 1 किसके बराबर। ये सारे क्वेश्चन CDS में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि आपके CGL मेंस में और प्री में हूबहू पूछे गए हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखो, आपको पता होगा कि अगर मैं लिखूं a के पावर b डिवाइडेड बाई a के पावर c, तो आपको पता होगा कि अगर आधार समान हो, इसको कहते हैं आधार यानी बेस, तो भाग में घातें घट जाती हैं। यानी कि इफ़ बेस इज इक्वल देन वी कैन सब्ट्रैक्ट पावर्स इन द डिवीजन। यानी कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। यानी कि डिवाइड करेंगे तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर b - c। यानी कि ऐसे अगर a पावर m - n लिखा है तो आप लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n - 1 और प्लस 1/a टू द पावर n अपान a टू द पावर m - 1 हो गया। अब हर बराबर कर लीजिए, यानी ये आपका हो जाएगा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यानी ये आपका हो जाएगा 1/a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपान a टू द पावर n प्लस 1/a टू द पावर n माइनस a टू द पावर m अपान a टू द पावर m। अब a टू द पावर m ऊपर इधर चला जाएगा और a टू द पावर n यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी आपका बचेगा क्या, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a पावर m माइनस a पावर n प्लस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस a टू द पावर m। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो आपका बचेगा a टू द पावर n अपान a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, और अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, प्लस में यहाँ हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर m अपान a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। अब आप इसको सॉल्व करिए तो आपको पता है आधार समान हो गया। आधार समान होने के बाद हमें क्या करना है, बस सिंपल सी बात है कि इसको एक में कर लेना है। तो अगर हम एक में करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a टू द पावर n माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n। अब अगर यहाँ -1 कॉमन ले लें तो -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कलर चेंज करके -1 का यानी -1 यहाँ पे अगर कॉमन ले लूँ मैं, -1 कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना, a पावर m माइनस a पावर n, यानी आपका ये दोनों कट जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया, -1। समझ आ गया, आपका आंसर कितना हो गया, -1। इसको एकदम आसानी से करना है तो देखिए कैसे करेंगे, आप लोग वरना हड़बड़ा जाते हैं। देखो, आप वैल्यू पुटिंग से कर लीजिए। हम कहते हैं कि सर अगर a बराबर 1 पुट कर लोगे और mn की कोई वैल्यू रखोगे तो आपको पता है 1 के पावर कुछ भी रखोगे तो एक ही आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 1 बटे में है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू बिल्कुल मत रखिएगा। तो हम पुट कर लेते, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ a बराबर 2 पुट कर लीजिए, m बराबर 1 पुट कर लीजिए,
n बराबर 0 पुट कर लीजिए। अब पुट करके देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर m माइनस n, यानी कि 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1, यानी 2 टू द पावर 1 माइनस 1 यहाँ पे बच रहा है, और प्लस 1/2 a पावर यानी 2 टू द पावर n माइनस m, यानी कि -1 और -1 यही बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म हो गया, यानी ये बचा 1/2 -1 और प्लस 1/2 पावर -1 यानी 1/2 -1, यानी आपका हो गया 1/1 यानी 1 प्लस 1/2 -1 यानी कि ये हो जाएगा -12, और 1 से -12 में डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस -2 बचेगा, और 1 प्लस -2 यानी 1 -2 जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1। समझ आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझ आ गया? कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे ये भी वैल्यू पुट कर। अगला क्वेश्चन भी CDS में पूछा गया और CGL में भी पूछा गया। कहा गया अगर x बराबर √2, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 एंड z इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहा गया कौन सा सही होगा। अब आपको ध्यान देना है, आपसे कहा गया x बराबर √2, यानी x बराबर आपको दिया गया 2 के पावर 1/2, ऐसे y बराबर दिया गया 3 के पावर 1/3, और z बराबर दिया गया 6 के पावर 1/6। ठीक है, यानी 2 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/3 और 6 टू द पावर 1/6। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया है कि इनके पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर, देखो इसको एक काम करो, आप लिख लीजिए 2 के पावर 3 के पावर 1/6 लिखा जा सकता है। सबके पावर को 1/6 बनाइए तो 3 का 1/6 में गुणा होगा तो 1/2 बचेगा। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर के पावर 1/6, क्योंकि आपको पता होगा a पावर b पावर c होता है, तो ये हो जाता है a पावर b इंटू सी। सिमिलरली 3 इंटू 1/6 तो 1/2 बन जाएगा, 2 इंटू 1/6 यानी कि 1/3 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 पावर 1/6, यानी 2 के पावर 3 8 के पावर 1/6 यहाँ पे आ रहा है, 3 के पावर 2 9 के पावर 1/6 यहाँ पे आ रहा है, और 6 के पावर 1/6। अब इसमें ऑर्डर लगा लो, आपको पता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, y, यानी y सबसे बड़ा हो गया, फिर x, फिर z। तो आप देखिए z x y का क्रम कहाँ पे दिख रहा है, y सबसे बड़ा, फिर x, फिर z, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिएगा, कहा गया व्हाट इज द वैल्यू पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन सेटिस्फाइंग दिस वन एंड दिस वन। कहा गया कि इसको एक्स वाई समतल पर सेटिस्फाई करने वाला बिंदु कौन सा होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, लेकिन बहुत आसान है। चलिए देखिए क्या करेंगे। आप क्या काम करिए, इसमें 2 से गुणा कर, सीधे सीधे अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि कौन सा पॉइंट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 2 से गुणा करके अगर हम घटा लेंगे तो हो जाएगा 10x, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 14xy। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा, ये 2 से गुणा करिए यहाँ पे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 10x, यहाँ पे 4y, तो घटाइए इसमें से, यानी 10x प्लस 4y बराबर 14xy, और 10x कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 4y माइनस 3y, यानी y बराबर 14xy माइनस 8xy, यानी कि 6xy, यानी y कट गया, यानी x इज इक्वल टू हो गया 1/6। x इज इक्वल टू हो गया 1/6। हमने क्या किया, x और y सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन में 2 से गुणा कर लिया, तो आपका आ गया 4y इज इक्वल टू 14xy, और इधर बचा है 3y इज इक्वल टू 8xy, घटाया हमने तो y इज इक्वल टू आ गया 6xy, यानी x इज इक्वल टू 1/6 हो गया। अब x इज इक्वल टू 1/6 इसमें पुट करिए, यानी ये हो गया 5/6 प्लस 2y इज इक्वल टू 7y/6 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका हो गया 5/6 बराबर 7y/6 माइनस 2y, यानी माइनस 5y/6, 6 कट गया, यानी y इज इक्वल टू -1 हो गया। यानी आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई, और एक्स वाई कैन बी रिटन एज, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स पे 1/6, वाई पे -1, तो आपका बन जाएगा 1/6 -1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सेम लगेगा प्लेन में वही लाइन के लिए भी लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका सलूशन निकालना पड़ेगा, सलूशन ही दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक और सुंदर सा सुरीला सा प्रश्न है, कहा गया x² + 9y² इज इक्वल टू 6xy, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज 2x। अब देखिएगा y अनुपात x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मैं लिखूँ x² + 9y² - 6y इज इक्वल टू 0, तो कोई गलत नहीं, क्योंकि हमने 6xy को केवल लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करा। अब ये लिखा हुआ है x - 3y का होल स्क्वायर, करके देखिए। अरे ये x² + 3y² -2 × x × 3y,
क्यों लिखा है देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, माइनस 6xy को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3y। ये लिखा a² प्लस b² माइनस 2ab, ये जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर आपका है 0। यानी अगर किसी संख्या का वर्ग 0 के बराबर है तो वो संख्या खुद में 0 के बराबर हो जाएगी, यानी x माइनस 3y बराबर 0। और अगर x माइनस 3y बराबर 0 तो x बराबर हो गया 3y, x बराबर 3y हो गया तो आप कह सकते हो y बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और y बाई एक्स इज इक्वल टू अगर 1/3 है तो हम कह सकते हैं y रेशियो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1:3। समझ आ गया? तो आपका अनुपात कितना आ गया 1:3। समझ आ गया? अच्छा, ऐसा प्रश्न दबा के पूछा जाता है आपके सारे एग्जाम्स में, इधर इट इज़ CGL और CPO या आपका CHSL, कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा जाता है, और इस बारी बहुत ज़्यादा पूछा गया 2018-19 में। तो देखिए ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये आपका CDS में भी पूछा जाता है, तो CDS का क्वेश्चन आपका CGL मेंस में भी पूछा जाता है, CGL प्री CPO सब में पूछा जाता है। कहा गया ये नंबर डिवाइड्स 12288 28200 and 44333 so as to leave the same remainder in each case. What is the number? कहा गया एक नंबर है जिसको इसमें डिवाइड करने पे, इसमें डिवाइड करने पे, इसमें डिवाइड करने पे सब में सेम शेषफल छोड़ती है। तो आपसे पूछा गया कि वो संख्या क्या होगी। अगर कोई संख्या इसको डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करने पे, इसको डिवाइड करने पे सेम शेषफल छोड़ती है तो आप कहेंगे इनका डिफरेंस ले लो, इसका और इसका और इसका और इसका। तो अंतर लोगे पहले दोनों का, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, ये 15 912 हो जाएगा। और इसका डिफरेंस लोगे यानी लास्ट दो नंबर्स का, तो आपका हो जाएगा 3 3 1 6 1, यानी 16,133। अब आपको क्या करना है, जो डिफरेंस है यानी डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 इनका निकाल लेना है HCF, क्योंकि अगर ये संख्या इसको भी डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देती है, इसको भी, तो अगर हम घटाएंगे तो हमारी जो संख्या मिलेगी रिमाइंडर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी जो संख्या मिलेगी वो शेषफल, मतलब जो संख्या मिलेगी वो ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना है उससे डिविजिबल होगी। यानी आपको तीनों नंबर्स में 2 का, यानी पहली दूसरी का, दूसरी तीसरी का आपको निकालना है क्या, HCF और डिफरेंस, और डिफरेंस निकालने के बाद उसका निकाल लेना है HCF, यानी इसका और इसका HCF निकालिए। तो आप कहेंगे 15,912, मैं कलर चेंज करके निकाल रहा हूँ, यानी आप यहाँ पे देखिए 15,912 डिवाइडेड बाई 16,133, तो 15,912 एक बार जाएगा 15,912 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 21 221। अब 221 से 15,912 को डिवाइड करिए, 221 15,912 डिवाइड करिए, देखिए कट रहा है, तो 221 सत्ते, यानी 7 इकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, यानी ये कट गया तो आपका इधर बचेगा 442, और 221 दूना 442 कट गया, यानी आपकी HCF क्या आ गया 221, यानी हमारी नंबर जो हमें फाइंड करनी थी वो क्या आ गई 221। यानी 221 इज अ नंबर विच डिवाइड्स 12288 28200 एंड 44333 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि 221 वो संख्या है, कौन सी 221 वो संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ती है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया C। गॉट इट? ये प्रश्न CGL मेंस में भी पूछा गया, CDS में भी पूछा गया। कहा गया इफ m and n are positive integers such that m to the power n is equal to 1331 then what is the value of m minus 1 to the power n minus 1। अच्छा, अगर m पावर n इज इक्वल टू 1331, तो आपको पता है 1331 को केवल, यानी 1331 को केवल 11 के पावर में लिखा जा सकता है, जो कि 11 के पावर 3 लिखा जा सकता है, और ये दिया गया है m टू द पावर n बराबर। अच्छा, अगर m पावर n इज इक्वल टू 11 पावर 3 है तो m को 11 मान सकते हैं, n को 3 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब आपसे कहा गया m माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 10 इंटू n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2, तो 10 के पावर 2। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे यही पूछा गया था। और चूंकि पॉजिटिव इंटीजर लेना था तो 11 भी पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, n 3 भी पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, तो आपका m और n पहला केस भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरे केस के लिए आपने m और n की वैल्यू रखी, आपका आंसर 100 आ गया। प्रश्न देखिएगा, कहा गया द मैक्सिमम मार्क्स इन टेस्ट आर कन्वर्टेड फ्रॉम 250 टू 50 फॉर द पर्पज ऑफ एन इंटरनल असेसमेंट। कहा गया कि 250 टोटल मार्क थे, उसको घटा दिया गया 50 पे कर दिया गया। कहा गया द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड वर 170 एंड लोएस्ट मार्क्स वर 70। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड इन द इंटरनल असेसमेंट। कहा गया कि हमारे टोटल मार्क्स थे 250, ठीक है,
250 मार्क्स थे। इसमें एक लड़के को मैक्सिमम 170 मिले थे और मिनिमम 70 मिले थे। ठीक है, तो कहा गया आपसे कि अब जब इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या किया गया, इस जो 250 मार्क्स थे इसको 50 कर दिया गया। यानी जिसको 250 में 170 मिलता रहा होगा वो 50 में कितना पाएगा, इसका 5 हिस्सा हुआ है। यानी जो पूर्णांक था वो पूर्णांक, जो नया पूर्णांक है उस वो शुरू वाले पूर्णांक का, यानी शुरू वाले टोटल मार्क्स का 5 पार्ट हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जो अभी पूर्णांक है वो पहले वाले पूर्णांक का 1/5 हो गया है। तो ऐसे नंबर भी 1/5 हो जाएगा, क्योंकि अगर 250 में 170 तो 50 में 170/5, ऐसे 250 में 70 तो अब 50 में 70/5। यानी अभी एक को मिलता है 34 मार्क्स, एक को मिलता है 14 मार्क्स। जो सबसे ज़्यादा पाता था उसको 50 में 34 मिलता है और जो सबसे कम पाता था उसको 50 में 14 मिलता है। और कहा गया इसी का डिफरेंस पूछा गया, तो 34 और 14 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। यही आपसे पूछा गया था, सिंपल सी बात थी। आपका आंसर कितना हो गया, 20। समझ आ गया ना। तो आपको ये समझना है, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं, लेकिन आपको समझना, जितने अच्छे समझ पाएंगे उतने जल्दी कर पाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 20। ये देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए ये प्रश्न देखिए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ 2 विलेजेस इज 1525 एंड 2600 रिस्पेक्टिवली। If the ratio of male to female population in first village is 27:34 and ratio of male to female population in the second village is 6:7, then what is the ratio of male to female population of these 2 villages taken together? कहा गया दो गांवों की जनसंख्या 1525 है, पहले गांव की, दूसरे गांव की 2600 है। कहा गया पहले गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 27:34 है, दूसरे गांव में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 6:7 है। तो आपसे कहा गया ओवरऑल दोनों गांवों को मिला लिया जाए तो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे m लिखूं, यहाँ पे f लिखूं, आपको पता है यहाँ पे f सही से लिख दूं, ये f लग ही नहीं रहा था, हाँ ये m है, ये f है, यानी मेल और फीमेल। अब पहले गांव में अनुपात दिया गया 27:34। पहले गांव में मेल अगर 27 है तो फीमेल 34 है। और एक चीज़ बताइए, अगर मैं मानूं कि थोड़ी देर के लिए कि मेल और फीमेल 27 और 34 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 61। और 61 ना होकर टोटल जनसंख्या 1525 है, यानी आपको 61 बराबर दिया गया 1525। तो आप सॉल्व कर लीजिए, एक बराबर कितना हो जाएगा, अगर 61 बराबर 1525 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 1525/61, यानी कि 61 दूना कितना हो जाएगा 122, 61 पंचे 105, यानी एक बराबर 25, तो 27 बराबर 675 और 34 बराबर 850। अरे 25 गुणे 34 कितना हो जाएगा, 850। तो पहले गांव में आपको मेल और फीमेल मिल गए। ऐसे दूसरे गांव में निकालिए, दूसरे गांव में अनुपात दिया गया 6:7, 6:7। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 6 मेल और 7 फीमेल होते तो टोटल बनते हमारे कैंडिडेट्स 13, लेकिन टोटल कैंडिडेट्स 13 ना होकर आपको दिए गए 2600। अगर 13 बराबर 2600 तो 1 बराबर 200, यानी कि 6 बराबर 1200 और 7 बराबर 1400। अब आपको दोनों गांवों में क्रमशः मेल और फीमेल की संख्या पता चल गई। पहले में 675 मेल, दूसरे में 1200 मेल। पहले गांव में 850 फीमेल, दूसरे गांव में 1400। अब आपसे कहा गया टोटल मेल और फीमेल का अनुपात, यानी इसका सम कर दीजिए, इसका सम कर दीजिए और अनुपात ले लीजिए। यानी 675 और 1200 1875 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 850 प्लस 1400, यानी कि 2250। आप काटिए, 25 से काटिए, तो 25 से काटने के बाद आपका हो जाएगा 25 9 225 0। 25 से काटेंगे 25 7 175, 25 पंचे 125। अच्छा 15 से काटेंगे 15 पचे 75, 15 छक्के 90, यानी आपका अनुपात कितना आ गया 5/6, यानी अनुपात हो गया 5/6, या हम अनुपात कहें 5:6। समझ आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको 25 क्वेश्चन करवाने थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, कंपटीशन प्रिपरेशन पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप जाके ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल